स्वागत है आप सभी को क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी में। हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें डीएनए का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। पर क्यों? हम तो जानते हैं डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, पर हम अब जानते हैं ना डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जब शुरुआत हुई थी तब तो नहीं पता था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं जिनके थ्रू पता किया गया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बेटा क्या हुआ था जब फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए को टर्म दिया न्यूक्लियन, उसी टाइम पे एट द सेम टाइम ग्रिगोर जॉन मेंडल ने भी बताया था कि देयर इज अ सम फैक्टर व्हिच इज पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ग्रिगोर जॉन मेंडल कहे थे ऐसा कोई फैक्टर है, बट वो कौन सा फैक्टर है नहीं पता। और उसी सेम टाइम पे फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए के बारे में पता किया था, बट उनको ये नहीं पता था कि डीएनए ही वो फैक्टर है। डीएनए के बारे में उन्होंने पता किया, डीएनए को टर्म दिया उन्होंने न्यूक्लियन। ग्रिगोर जॉन मेंडल ने बोला कि कुछ फैक्टर है, बट ये सारी दोनों चीजें जो थी इनको कोलैप्स नहीं किया गया, मतलब उस टाइम पे आइडिया ही नहीं था ना, तो दोनों ने अपना अलग अलग प्रूफ किया था। बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, आइए देखते हैं। सो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये एक्सपेरिमेंट दिया है बेटा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये जो एक्सपेरिमेंट दिया है वो भी 1928 में। इन्होंने बैक्टीरिया लिया था, बैक्टीरिया जो था दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये वही बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको क्या होता है, निमोनिया होता है। इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया को उन्होंने लिया और माइस पे इंजेक्ट करवाया। ठीक है, बट कैसे किया आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कल्चर प्लेट लिया, उस कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो करवाया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया को जब उन्होंने ग्रो करवाया तो उनको देखने के लिए मिल रहा था बेटा अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया। ठीक है, उनको अलग अलग स्ट्रेन के कौन कौन से बैक्टीरिया दिख रहे थे, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के यानी कि दो स्ट्रेन बैक्टीरियाज हैं, दैट इज आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। इनमें क्या डिफरेंस है बेटा, ये जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है इसको हम स्मूथ के नाम से, एस जो नाम दिया गया है किसकी वजह से दिया गया है, स्मूथनेस की वजह से। इसकी ये जो स्मूथनेस है वो किसकी वजह से होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। यानी कि ये बैक्टीरिया का सेल वॉल बना लिया और सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल है, और वो जो कैप्सूल है किस चीज की बनी हुई है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, इस कैप्सूल की वजह से ही बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है, और फिर उसके बाद जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा तब वहां पे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन कॉज करेगा। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है इसकी कॉलोनी कैसी दिखती है, रफ दिखती है। ठीक है, बाहर से यहाँ पे कैप्सूल की लेयर नहीं है तो ये रफ कॉलोनी दिखती है, यहाँ पे कैप्सूल की लेयर पाई जाती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कैप्सूल है, और इस कैप्सूल की वजह से ही इनकी जो कॉलोनी दिखती है वो स्मूथ दिखती है, इसलिए एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। ये एस स्ट्रेन जो है ये क्या है, वायरुलेंस है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ये क्या है, नॉन वायरुलेंस है, इसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा। सपोज एस स्ट्रेन नाम का बैक्टीरिया मेरे अंदर आ गया और मेरा इम्यून सिस्टम फिर इससे फाइट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये एक प्रोटेक्टेड लेयर यानी कि कैप्सूल की जो लेयर है उससे ये आया हुआ है मेरे अंदर, तो मेरा इम्यून सिस्टम इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, और फिर उसके बाद बैक्टीरिया अपना काम करेगा, अपना इन्फेक्शन फैलाने का काम करेगा। बट आर स्ट्रेन नाम का अगर बैक्टीरिया आता है तो इसके पास किसी भी तरह की कैप्सूल नहीं है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं है, तो फिर मेरा इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छे से
वर्क करेगा और इस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। ठीक है, ऐसे ये होता है। तो इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने अलग अलग सेटअप्स लगाए और फिर माइस के अंदर ये स्ट्रेन के बैक्टीरियाज को इंजेक्ट किया। कैसे, देखो, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जब इन्होंने लिया तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस, सो क्या देखने के लिए मिला कि माइस की डेथ हो गई है, क्योंकि एस स्ट्रेन क्या है, वायरुलेंस है। आर स्ट्रेन का जब स्ट्रेप्टोकोकस लिया, माइस में इंजेक्ट किया, तो देखने के लिए मिला माइस की क्या हो गया, माइस बच गया, क्योंकि आर स्ट्रेन जो है ये नॉन वायरुलेंस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो हमारा लकी चूहा बच गया। फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया, लेकिन इस बार इन्होंने इस एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। ठीक है, इसको जब हीट किल कर दिया तो इसकी म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर क्या हो गई थी, वो हट गई थी, और फिर उसके वजह से चूहा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस स्ट्रेन है, तो ये एस स्ट्रेन को जब हीट किल कर दिया तो चूहा अब यहाँ पे बच गया। ठीक, नाउ फोर्थ वन उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया, वो भी हीट किल वाला, और ये जो एस स्ट्रेन इन्होंने लिया हीट किल वाला, इसको कंबाइन किया विद आर स्ट्रेन। फिर उसके बाद इनको क्या मिला, काफी शॉकिंग रिजल्ट मिला। एस स्ट्रेन ये जो हीट किल वाला बैक्टीरिया लिया था, तो यहाँ पे तो देखने के लिए मिला क्या हुआ, बच गया चूहा। आर स्ट्रेन से क्या हो रहा था, बच जा रहा था चूहा। ठीक है, बट यहाँ पे इनको ये मिला कि चूहा मर गया, तो यहाँ पे काफी शॉकिंग रिजल्ट मिला ग्रिफिथ को कि यहाँ पे चूहा क्यों मर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्या कुछ ऐसा है जो एस स्ट्रेन से क्या हो रहा था, आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा था, तभी तो ये आर स्ट्रेन क्या बन रहा था, वायरुलेंस बन रहा था। इसको वायरुलेंस बनाने के लिए कोई ऐसी चीज थी, बट अब वो क्या चीज थी नहीं पता चल रहा था। ठीक है, एक बार हम ये पिक्चर से समझ लेते हैं। ये देखो क्या किया गया, यहाँ पे आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट लिया, उसको माइस में इंजेक्ट किया, और माइस हमारा क्या हो गया, जिंदा बच गया, क्योंकि आर स्ट्रेन क्या है, ये नॉन वायरुलेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या लिया, स्मूथ स्ट्रेन लिया। स्मूथ स्ट्रेन जो होता है ये क्या होता है, वायरुलेंस होता है, इसको माइस में इंजेक्ट किया, हमारा चूहा देखो क्या हो गया, मर गया बेचारा। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, एस स्ट्रेन को हीट किल करके लिया, माइस में इंजेक्ट किया, माइस क्या हो गया, जिंदा बच गया। एस स्ट्रेन को जब हीट किया तो उसकी जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर थी वो हट गई थी। फिर उसके बाद क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल को कंबाइन किया विद द आर स्ट्रेन, माइस में इंजेक्ट किया, माइस क्या हो गया, मर गया। तो यहीं से ही क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या था जो एस स्ट्रेन हीट किल से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ था और आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बनाया था। तो यहाँ पे बस एक क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सपेरिमेंट एंड होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है, दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो ट्रांसफर हो रहा था एस स्ट्रेन हीट किल से आर स्ट्रेन में, उसका बायोकेमिकल कैरेक्टर क्या था, उसको हम इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। ये एक्सपेरिमेंट किया था ऑसवर्ल्ड एवरी ने, कोलिन मैक्लियोड ने एंड मैकलिन मैकार्टी ने। इन तीनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1933 से 1944 में। तो आइए देखते हैं इन तीनों ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में। चलिए पहले हम खुद से एक बार इसको समझते हैं। इन्होंने कुछ सेटअप्स लगाए। क्या सेटअप था, देखिए ऐसे इन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया और कुछ इन्होंने एंजाइम्स लिए, एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएज, ठीक है, फिर आरएनएस एंड डीएनएस।
ठीक है, ये एंजाइम इन्होंने लिए और इस एंजाइम के थ्रू क्या प्रूव करना चाहा कि वो बायोकेमिकल नेचर क्या है। तो इस टेस्ट ट्यूब में एंजाइम लिए और साथ ही साथ में इसमें एस स्ट्रेन हीट किल बैक्टीरिया भी लिया। ठीक है, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया। ठीक है, यहाँ पे भी एस स्ट्रेन हीट किल है और इसमें भी एस स्ट्रेन हीट किल है और साथ ही साथ इन एंजाइम्स को ऐड किया। प्रोटीज नाम का एंजाइम जो है ये क्या करेगा, प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। जब यहां से प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा तो इट मींस कि यहाँ पे प्रोटीन नहीं बचेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया, इस वाले टेस्ट ट्यूब में ये एस स्ट्रेन हीट किल, ठीक है, येलो से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फिर उसके बाद इसमें आर स्ट्रेन को भी मिक्स किया। ठीक है, आर स्ट्रेन नाम का भी बैक्टीरिया इसमें लिया। एक बार सब बना लेते हैं। ठीक है, येलो से रिप्रेजेंट करेंगे एस स्ट्रेन, फिर उसके बाद आर स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन हीट किल एंड आर स्ट्रेन भी है। प्रोटीएस नाम के एंजाइम से प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया। यहाँ पे आरएनएस नाम के एंजाइम से आरएनए को डिग्रेड कर दिया, यहाँ पे डीएनएस नाम के एंजाइम से डीएनएस को डिग्रेड कर दिया। यानी कि यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्रोटीन क्या हुआ, नहीं आया। यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए नहीं आया। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए नहीं आया। जब डीएनएस नाम के एंजाइम से डिग्रेड कर दिया तो डीएनए नहीं आया। सो क्या देखने के लिए मिल रहा है, जब प्रोटीन नहीं आया यानी कि डीएनए एंड आरएनए आया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोटीन नहीं आया बट डीएनए आया और आरएनए आया। ठीक, यहाँ पे आरएनए नहीं आया बट डीएनए आया और प्रोटीन आया। यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए नहीं आया बट आरएनए एंड प्रोटीन आया। ठीक है, रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलता है, फाइनली रिजल्ट ये मिलता है यहाँ पे, जब प्रोटीएस नाम के एंजाइम से यहाँ पे ट्रीट किया गया और प्रोटीन नहीं आया तो माइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइस बचेगा कि मर जाएगा, यहाँ पे माइस मर रहा है। ठीक है, डाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी माइस की दर्दनाक मौत हो जा रही है। इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, माइस बच गया। ठीक है, तो क्या पता चल रहा, इससे देखो ये पता चला कि यहाँ पे प्रोटीन नहीं आया बट डीएनए और आरएनए आया है। अब डीएनए और आरएनए में कोई ऐसी चीज है जो क्या हुई है, एस स्ट्रेन हीट किल से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुई है और आर स्ट्रेन को वायलेंट बना रही है। तो डीएनए और आरएनए दो में कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए और प्रोटीन में से, क्योंकि आरएनए को डिग्रेड कर दिया गया आरएनएस नाम के एंजाइम से, तो प्रोटीन वाला यहाँ पे केस खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम प्रोटीन नहीं मानेंगे, हो सकता है डाउट कि डीएनए हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ कि आरएनए और प्रोटीन आ रहा था, डीएनए नहीं आ रहा था, बट चूहा क्या हो रहा था, यहाँ पे बच गया। अब जब यहाँ पे हमारा माइस बच गया तो इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल डीएनए ही था जब एस स्ट्रेन हीट किल से आ रहा था आर स्ट्रेन में और आर स्ट्रेन को वायलेंट बना रहा था। लेकिन इस वाले केस में डीएनए नहीं आया, तो यानी कि आर स्ट्रेन वायलेंट नहीं बना, और जब आर स्ट्रेन वायलेंट नहीं बना तो हमारा चूहा बच गया। तो इससे तो यही समझ आ रहा था, कंक्लूजन यही निकला था, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बट बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनको ऑब्जेक्शन था कि नहीं, हम सेटिस्फाई नहीं है इस एक्सपेरिमेंट से। तो फिर उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट होता है और वो एक्सपेरिमेंट हमारा देते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्या है, वही सेम चीज जो मैंने अभी बताया इस डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे हार्शी एंड चेस का। इनका पूरा नाम क्या है, एल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेस। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1952 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था
और इन्होंने बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस लिया था, ठीक है। T2 फेज था ये बैक्टीरियोफेज, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया था इन्होंने? T2 फेज। और इस बैक्टीरियोफेज के नाम के वायरस को इन्फेक्शन कॉज करवाया था बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया कौन सा लिया था? ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? ये प्रोटीन कोट हो गई, ठीक है। और ये हो गया क्या? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या हो गया? प्रोटीन कोट। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। बैक्टीरियोफेज के पास कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये उसके क्या हो गए? टेल हो गया, जिससे क्या होगा? बैक्टीरियोफेज बाइंड करता है किसी भी होस्ट के साथ। तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है? अपना डीएनए ऐसे यहां से ट्रांसफर करेगा किसी भी होस्ट के अंदर। अपना जब डीएनए ट्रांसफर कर देगा तो उस होस्ट के साथ ही अपना डीएनए ले जाकर के कंबाइन करके रेप्लिकेशन करेगा और फिर अपने जैसे ही कई सारे बैक्टीरियोफेज वायरस बनाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसका इन्फेक्शन इस तरीके से, और इसी तरीके से इन्फेक्शन यहाँ पे करवा करके देखा हर्शी एंड चेज ने, किसमें? ई कोलाई बैक्टीरिया में। तो इन्होंने जब ई कोलाई बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करवाया तो इनको देखने के लिए कुछ रिजल्ट्स मिले। तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, ठीक है। इसको हम हटा ले, चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया? कल्चर प्लेट लिया और उस कल्चर प्लेट में ग्रो करवाया बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इन्होंने जब इसमें बैक्टीरियोफेज ग्रो करवाया, इसमें भी बैक्टीरियोफेज लिया, बच्चों ये वायरस है, ठीक है, याद रखना। इसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, बैक्टीरिया आता है इसके नाम में। तो बैक्टीरियोफेज है, ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। इसलिए इसके नाम में बैक्टीरियोफेज लगाया गया। तो यहाँ पे लिया गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस वाले में इन्होंने क्या लिया? दैट इज सल्फर। यहाँ पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस, ठीक है। सल्फर जो है वो क्या करेगा? कहाँ पे जाकर के अटैच होगा? जाकर के इनकॉर्पोरेट होगा प्रोटीन के साथ। फास्फोरस जो है ये कहाँ पे? डीएनए के साथ जाकर के अटैच होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है प्रोटीन्स में जाकर के अटैच होगा, तो प्रोटीन्स में क्या मिलेगा? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वहां पे जाकर के क्या होगा? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जाकर के बाइंड कर जाएगा। ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो है ये डीएनए में जाकर के बाइंड करेगा, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए का क्या कंपोनेंट्स होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या मिलेगा? पेंटोज शुगर मिलता है। हमने पहले वाले वीडियोस में पढ़ा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो उन्हीं फॉस्फेट ग्रुप में जाकर के ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ये सल्फर प्रोटीन में, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पे ये डीएनए में जाकर के इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। तो कल्चर प्लेट में जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिए, यानी कि बैक्टीरियोफेज में जा करके ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हुए? वहां पे गए, तो प्रोटीन जो है वो क्या हो गई? सल्फर नाम के रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उसका इनकॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है। जैसे बनाया था वैसे बना लेते हम। ठीक है, कितना सुंदर सा दिखता है ये हमारा। और ये हो गया डीएनए।
तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है बच्चों, इस प्रोटीन में क्या हुआ है, सल्फर आकर के रेडियो एक्टिव सल्फर आकर के इनकॉर्पोरेट हो गया है, ठीक है, डीएनए में नहीं हुआ है। और फिर यहाँ पे बना लेते हैं इसकी टेल, हमें कैसे स्पाइडर की तरह दिखती है ना, मुझे तो बहुत अच्छा दिखता है इसका स्ट्रक्चर। तो मैम क्या वायरस है, कितना तहस नहस मचा देता है, आपको अच्छा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है देखने में, कितना अच्छा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर है इसका। ये जो है हमारा, ये क्या है, डीएनए है। और डीएनए में क्या हुआ है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का इनकॉर्पोरेशन हो गया है। अब क्या होगा बच्चों, इन्फेक्शन कॉज करवाया जाएगा ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। और थोड़ा छोटा कर दे, यस। चलिए इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया ही बना लेते हैं ऐसे और ऐसे। तो क्या होगा, ये जैसे ही आएगा यहाँ पे अटैच होगा तो क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल पास करेगा। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे आएगा और ई कोलाई जो है इसके साथ अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा। यहाँ पे ये आएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल लेकर के आएगा और इस ई कोलाई के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल कंबाइन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के अपना जेनेटिक मटेरियल इसने कंबाइन कर लिया और अपने जैसे ही कई सारे वायरसेस बना लेगा विद द रेप्लिकेशन, बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें हम ये देखेंगे, सेंट्रीफिकेशन करेंगे। उससे पहले क्या कर लेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे ताकि ये जितना भी आउटर मटेरियल है ये सब क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल आ गया है, उसके बाद जो प्रोटीन कोड बची है वो सब ब्लेंडिंग के थ्रू हटा दिया जाएगा। यहाँ पे जो प्रोटीन कोड है ब्लेंडिंग के थ्रू हटा दिया जाएगा। तो बाहर जो मटेरियल है सरफेस पे जो अटैच है ब्लेंडिंग के थ्रू, जो कॉन्टैक्ट है प्रोटीन का और ई कोलाई बैक्टीरिया का, उस कॉन्टैक्ट को तोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट सेंट्रीफिकेशन टेक्निक के थ्रू क्या किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द वेट सेपरेशन कर लिया जाएगा। जो हैवी वेट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जो लाइट वेटेड है वो एज अ सुपरनेटेड मिलेंगे हमको। तो लाइट वेट वाले जो हैं वो हमको कैसे मिलेंगे, सुपरनेटेंट में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये मैंने इसे दूर दूर बना दिया, यानी लाइट वेट, ठीक है। ये हो गया सुपरनेटेंट। यहाँ पे भी बना ले, सुपरनेटेंट, टिक। यहाँ पे क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया, यहाँ पे भी ई कोलाई बैक्टीरिया, ओके। अब क्या देखने के लिए मिल रहा था, सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव सल्फर मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर मिल रहा था, यहाँ पे किसी भी रेडियो एक्टिव का नहीं पाया जा रहा था, कोई भी रेडियो एक्टिव। इस वाले सुपरनेटेंट में कुछ नहीं मिल रहा था हमको, यहाँ पे मिल रहा था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है। हमको यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिल रहा था। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कहाँ जाकर के इनकॉर्पोरेट हुआ था, डीएनए में। रेडियो एक्टिव सल्फर कहाँ जाकर के इनकॉर्पोरेट हुआ था, प्रोटीन में, ठीक है। तो यानी कि प्रोटीन क्या हुआ है, सुपरनेटेंट में रह गया है और प्रोटीन कोड को हमने विद द ब्लेंडिंग सेपरेट आउट कर दिया था। अब जो चीज अंदर गई नहीं है तो वो इन्फेक्शन कॉज कर नहीं रही है, और जब उसने इन्फेक्शन कॉज किया नहीं तो वो जेनेटिक मटेरियल कैसे हुआ, यानी कि वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ ना।
तो प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसफर ही नहीं हुई, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन आई ही नहीं, तो जब प्रोटीन नहीं आई उसने इन्फेक्शन नहीं किया। तो प्रोटीन क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इससे ये समझ आ गया। यहाँ पे हमें ये समझ आया क्या कि जब इन्फेक्शन कॉज करवाया विद द ब्लेंडिंग प्रोटीन को हटा दी गई और जेनेटिक मटेरियल जो था हमारा डीएनए वो अंदर आ गया था ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर और ई कोलाई बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज किया था। हमको यहाँ पे मिल रहा है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, यानी कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस अंदर गया था, इनकॉर्पोरेट हुआ था। और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हमने कहाँ लेबल किया था, डीएनए के पास। तो इससे हमें ये प्रूफ होता है डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। फाइनली हमें मिल गया हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, विद दिस एक्सपेरिमेंट। तो हम पहले से जानते थे डीएनए के बारे में, बट हमें ये नहीं पता था कि एक्चुअल में डीएनए ही जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो फाइनली हमें हमारा जेनेटिक मटेरियल मिलता है। तो आज हम ये लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। टिल देन सी यू एंड बाय बाय।